हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस, ये जो चैप्टर है ना, उसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक, हम बारी बारी उन 6 पार्ट को पढ़ेंगे। जिसमें पहला पार्ट होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। सेकेंड पार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड पार्ट होगा वो होगा ओम्स लॉ। और फोर्थ पार्ट होगा जो वो है आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पांचवा पार्ट होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड जो सिक्स एंड लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का वो होगा इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए गाइज, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो गाइज, इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी मॉडर्न सोसाइटी जो आज बनी हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी देन है। हालांकि आप जानते होंगे कि स्कूल में फैन से लेकर कंप्यूटर से लेकर सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी की देन है। आपके घरों में स्ट्रीट लाइट, व्हीकल, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी ही इलेक्ट्रिसिटी है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का तो आज के लाइफ में लाइफ का पॉसिबल होना एक तरह से इम्पॉसिबल है। ओके, इट्स अ कंट्रोलेबल एंड अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेस इन होम्स। जैसा कि मैंने बता दिया है व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, क्या ऐसा चीज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, हम उसका फॉर्मेशन करते हैं। ओके, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करता है। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा रेगुलेट करते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच अ क्वेश्चन। इन सारे जो क्वेश्चन है इन्हें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे से समझना है तो इस क्वेश्चन पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा, उन्हें समझना होगा। हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी समझेंगे कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट में और उसके एप्लीकेशन क्या है। तो गाइस, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। आपको पता होगा कि एयर करंट क्या होता है, वाटर करंट क्या होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि विंड मिल वगैरह है ना, एयर करंट में प्रोड्यूस होती है। वाटर करंट फ्लोइंग ऑफ वाटर, जैसे रिवर में, सीज में, ठीक, आप देखते होंगे कि वहां से आपका वाटर करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, जैसा कि आपका रिवर में वाटर फ्लो होने की वजह से वाटर करंट प्रोड्यूस हो, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होने की कोई ना कोई तो वजह होगी ही। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल थ्रू अ मेटालिक वायर। ठीक है, मेटालिक वायर इसलिए चूज किया यहाँ पे क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं जो कि चार्ज फ्लो होने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मेटालिक वायर ले रखा है। वी सी दैट देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया। Okay, in a torch we know that the cells when placed in a proper order provides flow of charge and electric current to the torch bulb to glow. Okay, गाइस देखिए, आप देखते होंगे कि टॉर्च में आप सेल को एक प्रॉपर वे में जब रखते हैं, प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है, एक सर्किट उनका बनना जरूरी होता है। आगे भी हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, लेकिन अभी यहाँ पे यही समझिए कि जो बैटरीज की होती है ना, उन्हें हम प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो करता है। और उसके बाद जब हम स्विच को ऑन करते हैं तब जाके हमारा बल्ब जो होता है वो ग्लो हो जाता है। और उसके बाद हम स्विच को जब ऑन करते हैं तब हमारा जो बल्ब होता है उस टॉर्च का वो ग्लो कर जाता है। What does a switch do? इस स्विच का क्या काम होता है, इस बैटरी का क्या काम होता है, इन सब के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। ठीक है, स्विच का एक कंडीशन बता दिया है, ये क्या होता है स्विच का, कि ये एक लिंक प्रोवाइड करता है सेल और बल्ब के बीच में। ओके, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका कोई सर्किट है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपका सर्किट है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है। तो गाइस, ये जो सर्किट है ना, ये पूरी तरह से क्लोज होनी चाहिए, कहीं से भी ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी वो ब्रेक होता है तो वहां से हमारा करंट जो होता है वो फ्लो नहीं करता है। तो एक सिस्टमैटिक जो सर्किट होनी चाहिए ना, वो पूरी तरह से क्लोज होनी चाहिए
है ना, वो पूरी तरह से क्लोज होनी चाहिए और कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे आगे क्या दे रखा है कि नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, कहीं से भी अगर वो सर्किट टूट जाती है या स्विच जो होता है टॉर्च का वो टर्न ऑफ हो जाता है। गाइस देखिए स्विच क्या होती है हमारी ना, कुछ हमारी स्विच ऐसे होती हैं। ओके, हमारी स्विच ऐसे होती हैं, ये क्या है, ये आपका ये एक ओपन स्विच है। ये ओपन का मतलब है कि ये रियल में तो ऑफ है ना, रियल में हमारी स्विच जो है वो ऑफ हो चुकी है, लेकिन स्विच यहाँ पे ओपन है। ठीक है, ओपन का मतलब ये है कि ये क्लोज्ड पाथ में जो हो रही है ब्रेकिंग है, इसी की वजह से हो रही है, क्योंकि हमने स्विच को अपनी तरफ से तो ऑफ कर दिया, लेकिन अंदर जो फंक्शन है स्विच का, वो स्विच कुछ ऐसे हो गई है, अब यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आ चुकी है और ये सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो हम इसे बोलेंगे कि हमारी जो स्विच है वो ऑफ हो चुकी है, और अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी स्विच जो होती है ऐसे हो जाती है। ठीक, इस तरह से कुछ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा करंट जो होता है वो फ्लो करने लगता है, बिकॉज वहाँ पे जो ब्रेक होता है वो हट जाता है। हाउ डज वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता दिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, चार्ज को हम क्यों से दिखाते हैं, मान लीजिए आपकी कोई यहाँ पे कोई एरिया है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जितने चार्ज फ्लो करेंगे, ठीक है, जितने चार्ज फ्लो करेंगे पर यूनिट टाइम, उतने टाइम में वही आपकी क्या होगी, वही आपकी करंट होगी, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो गाइज ये रहा आपकी करंट की डिफिनेशन और विद अ फॉर्मूला। ओके, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और क्या हम कह सकते हैं, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इन्हें हम और क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो टी से जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो वहां पे वो उसका रेट ही डिफाइन करता है। ओके, इन सर्किट यूजिंग अ मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही मेन पर्पज होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट उन्हीं की वजह से फ्लो करती है। यहाँ पे एक बात बता रखी है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें तब नहीं पता था जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का पता चला था। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए गाइस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्ज होता है उन्हें हम क्या बोले कि पॉजिटिव चार्ज बोले। गाइस हम उन्हें पॉजिटिव चार्ज इसलिए बोले क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इलेक्ट्रिक सर्किट में, उस पर हमें पता है कि माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर इधर मूव कर रहा है तो आपके जो चार्ज होंगे ना वो इधर मूव करेंगे, यानी कि अपोजिट मूव करेंगे। ये आपके चार्ज मूव किए और इधर आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ओके, इसलिए इन्हें अपोजिट बोला और इन्हें पॉजिटिव बोला गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होते हैं माइनस चार्ज, तो इसलिए बोल दिया गया कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये इसके अपोजिट मूव कर रहे हैं। कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज taken as opposite to the direction of the flow of electron which are negative charge, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये रहा इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो गाइस यहाँ पे डिफाइन कर रखा है करंट। ओके, करंट जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ठीक है, एसआई यूनिट चार्ज का, ठीक है, कूलम होता है। और देखिए टी जो है आपका सेकेंड होता है, तो ये हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। आई की यूनिट हो जाएगी कूलम पर सेकेंड, यानी कि जिसे हम डिफाइन करते हैं एम्पियर से, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 to the power 18 electrons। गाइस देखिए चार्ज होता है ना, एक चार्ज, कम से कम एक चार्ज जो होता है वो आपका वो कंटेन किया रहता है 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन को। ओके, वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन पोजेस अ नेगेटिव चार्ज। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय यूनिट कॉल्ड एम्पीयर, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। ठीक है, एंड्री मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट है जिनके नेम पे इसका नाम रखा गया एम्पियर। ओके,
1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ओके, दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। देखिए गाइस, जब भी 1 एम्पियर की बात कर रहा हो, ठीक है, कोई भी चीज पूछ सकता है आपको, कोई ऐसी डेफिनेशन पूछ सकता है जैसे कि 1 एम्पियर हुआ, 1 वोल्ट हुआ, तो गाइस 1 एम्पियर जो होगा वो हो जाएगा 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज जो फ्लो कर रहा है आपका अपॉन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो फ्लो हो रहा है, तो उन्हें हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये रहा उसका डेफिनेशन और ये रहा उसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये रहा उसका रिप्रेजेंटेशन। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पियर। गाइस देखिए, ये जो है यहाँ पे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में जो दे रखा है ना, वो न्यूमेरिकल पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि हमें जो होता है न्यूमेरिकल जो होता है अक्सर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, इसलिए इसे आप नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर जो है वो है 10⁻³ एम्पियर। ओके, और अ माइक्रो एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू है आपका 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। ठीक है, हमें एमीटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है सर्किट में। और गाइस, जो ये एमीटर है ना, उन्हें हमें सीरीज में ही लगाना पड़ता है। अगर हम उन्हें पैरेलल में लगाएंगे तो ये क्या कर जाएंगे, बर्न कर जाएंगे। ओके, इसलिए हमें एमीटर को सीरीज में लगाना होता है इन सीरीज में सर्किट थ्रू व्हिच द करंट इज टू बी मेजर्ड। ओके, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दे रखा है कि एमीटर को यहाँ पे इस ये जो आपका बल्ब दे रखा है इसके साथ ये सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, और गाइस इस सर्किट में और क्या लगा रखा है, यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, एक यहाँ पे आपका बैटरी लगा रखा है। ओके गाइस, देखिए बैटरी और सेल में डिफरेंस होता है। ओके, बैटरी जो होता है, मान लीजिए ये आपका सेल है, ठीक है, ये जो आपका बड़ा वाला पार्ट है वो है आपका प्लस और छोटा वाला पार्ट जो है वो है माइनस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, अगर इन्हें ही हम बार बार ऐसे जोड़ दें तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे बैटरी। ठीक है, ये रहा आपका स्विच। ठीक है गाइस, ये स्विच जो है ना आपका, ये आपका ओपन स्विच है। ओपन स्विच इन द सेंस ये है कि आपका ये दिख रहा है ओपन, यानी आपने ओपन किया यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको फंक्शनली देखें तो ये फंक्शनली क्या है, ये आपका स्विच जो है वो ऑफ है। ठीक है, क्लोज स्विच है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकिंग नहीं है, करंट फ्लो हो रहा है। और गाइस, अगर ये कुछ ऐसे होता तो हम इन्हें बोलते हैं कि ये जो है ये आपका क्लोज स्विच है, यानी कि क्लोज हमारी तरफ से, बट फंक्शनली क्या है, फंक्शनली वो ओपन है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि वहां पे ब्रेकिंग है ना। तो ये रहा आपका स्विच, ये रहा आपका बल्ब, और यहाँ पे देखिए करंट क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो कर रहा है, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जो होता है करंट आपका मूव कर रहा है। ओके, आगे हम समझेंगे कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव क्यों फ्लो होता है, वो हम पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ तक रहा इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। चलिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। गाइज देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। ठीक है, 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉन होता है इलेक्ट्रिक बल्ब से 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, टाइम दे रखा है, करंट दे रखा है, ठीक है, आई दे रखा है आपका, और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक, आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट, यानी कि आपको Q की वैल्यू पूछा है। ओके, आपने पढ़ा कि I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, I इज इक्वल टू Q बाई टी, लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है, Q, तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I इंटू टी हो जाएगा। आई दे रखा है, टी दे रखा है, लेकिन गाइस आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं, उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, देखिए करंट जो है आपका यहाँ पे 0.5 एम्पियर दे रखा है, ना तो वो माइक्रो एम्पियर में ना तो वो मिली एम्पियर में, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इन्हें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपका टाइम जो कि दे रखा है इसमें मिनट्स में, जैसा कि आपको पता है कि टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, इन्हें
सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड में कन्वर्ट कर रखा है कि आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो आप क्या करेंगे कि 10 × 60 कर दिए, यानी कि आपका 600 सेकेंड आ गया। और Q = IT लगाकर फॉर्मूला हम यहाँ पे 300 कूलम जो होता है वो चार्ज निकाल लिए हैं। गाइस ये तो रहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इस अगर पर्टिकुलर एरिया में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो हमें बताइए कि कितना चार्ज होगा उस एरिया में। ओके, तो आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, हम चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और Q = NE होता है, ठीक है। N जहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और E जो होता है वो क्या होता है, आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि E जो है यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और n जिसकी वैल्यू दे रखी है 10, तो 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 यानी कि 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम जो होगा वो आपका चार्ज फ्लो करेगा। तो ये रहा आपका एक छोटा सा फार्मूला, आप इसे याद कर लीजिए, ना हो तो आप इसे अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर, इसे आप पढ़िएगा, मोर टू नो, ओके, इसे आप जरूर से पढ़िएगा। और नेक्स्ट जो है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में हम आ गए हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। गाइस देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को जानने से पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना होगा। गाइस किसी चीज में मोमेंट तभी होता है जब वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है, वो स्टेबल में जब होगा तो उसके अंदर कोई मोमेंट नहीं होगा। चलिए गाइस बिना टाइम किल किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। What makes the electric charge to flow? इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। लेट्स कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। चार्ज डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स। ओके, आपको पता होगा कि चार्ज तो अपने आप यूं ही फ्लो तो करता नहीं है ना, बिना आपको किसी थप्पड़ मारे आप तो गुस्सा करोगे नहीं, आपको थप्पड़ पड़ेगा तभी तो गुस्सा करोगे। तो देखो इस पे क्या है कि कॉपर वायर में अपने आप से चार्ज नहीं फ्लो करता, कोई तो कोई वजह होगी उसकी। जस्ट एज अ वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप क्या करें कि एक ट्यूब में हॉरिजॉन्टली उसको रख दे पानी भर के, ठीक है, ट्यूब में हॉरिजॉन्टली उसे पानी भर के रख दें, तो आप देखेंगे कि उसमें वाटर जो होगा कांस्टेंट फॉर्म में पड़ा होगा, मूव नहीं करेगा जब तक उसे आप डिसबैलेंस नहीं करेंगे। इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब, अगर उस ट्यूब का एक एंड इज कनेक्टेड टू द टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट अ हायर लेवल, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में टंकी है, वहां भी उसके एक ट्यूब को वहां से कनेक्ट कर दीजिए, फिर आप देखेंगे कि वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। क्या हो जाता है आपका वहां पे, ये पॉइंट समझिएगा इस चीज को, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही वहां पे क्या होगा कि वाटर जो होगा वो फ्लो होगा। वाटर फ्लोज आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, है ना, जब वो क्या होगा, एक साइड आपका ऊपर होगा हायर लेवल पे और एक साइड लोअर लेवल पे होगा, तो क्या होगा, आपका वाटर जो होगा एक साइड से फ्लो करना होगा, और वो फ्लो करने वाला साइड क्या होगा, जो आपका लोअर लेवल पे होगा, क्योंकि वाटर जो होगा वो फ्लो करेगा हायर लेवल टू लोअर लेवल। ओके, for flow of charge in a conducting metallic wire the gravity of course has no role to play, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज के लिए ऐसा तो नहीं कि ग्रेविटी कोई रोल प्ले कर रही है, उसके लिए कौन रोल प्ले कर रहा है, वो है आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से, जैसे वहाँ पे वाटर का एक प्रेशर था, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से ही आपका इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो उसमें वायर में आता है, कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो किस वजह से आती है, देखिए हम क्या करते हैं, सर्किट में बैटरी तो लगाते हैं, तो बैटरी कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से अनस्टेबिलिटी तो प्रोड्यूस कर रही है ना, एक तरफ ज़्यादा कर रही है। अभी मैंने बताया था ना कि पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे फ्लो कर रही है, तो वो बैटरी जो होती है, मैंने बताया कि जब सीक्वेंस में आपका जो ये सेल लगे होते हैं तो वो बैटरी बनाते हैं, तो वही है कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल
है ना, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन बैटरी में होता रहता है वही जनरेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। ये अपने केमिकल रिएक्शन को बरकरार रखते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए रखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो रहता है, लेकिन जब वहां पे किसी टर्मिनल पे ज्यादा करंट हो जाता है या फिर ज्यादा पावर या ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, तभी वहां से क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू होता है। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस sets the charge in the motion of the conductor and produce an electric current। ठीक है, in order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expand its chemical energy stored in it। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ता है कि अपने एनर्जी किसी भी टर्मिनल में एक्सपेंड करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो और उनकी वजह से ही करंट फ्लो करे। तो गाइस देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब भी किसी भी इनफाइनाइट प्लेस से, हमें नहीं पता है कि वो प्लेस कौन सी है, ठीक है, कहीं से भी वो शुरू हो सकती, जब भी वहां से हम क्या करते हैं, चार्ज को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लाते हैं और उनमें जो वर्क डन होता है ना, उन्हें हम बोलते हैं पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब किसी दो पॉइंट के बीच में, है ना, दो पॉइंट के बीच में चार्ज जो होता है, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाते हैं और वहां पे एक वर्क डन होता है किसी पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, तो उन्हें हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, जब डिफरेंस की बात की तो यहाँ पे कोई दो पॉइंट या दो से अधिक पॉइंट तो होना ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज यानी कि V इज इक्वल टू W/Q, जिनकी यूनिट होती है आपकी वोल्ट होती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, नेम्ड आफ्टर अलेजेंड्रो वोल्ट। ये एक साइंटिस्ट है अलेजेंड्रो वोल्टा। ठीक है, उनके नाम पे ही ये वोल्ट नाम रखा गया। अब चलिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि है 1 वोल्ट। गाइस देखिए, 1 वोल्ट की डेफिनेशन आप क्या देना चाहेंगे। मैं तो बताने वाली हूँ कि 1 वोल्ट जो होता है, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो 1 वोल्ट जो होगा, जब 1 जूल वर्क होगा 1 कूलम चार्ज का यूज करके, तो उन्हें हम बोलेंगे 1 वोल्ट। तो ये रहा तो मेरी तरफ से डेफिनेशन। और अब देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने के लिए 1 जूल वर्क डन हो, तो उन्हें ही हम बोलते हैं 1 वोल्ट। तो ये रहा आपकी एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट सी डेफिनेशन, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब मूव ऑन करते हैं आगे के पॉइंट पे, देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। तो गाइज ये रहा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो कि है 1 वोल्ट, जिसकी यूनिट है 1 जूल पर कूलम। The potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter। जैसा कि आपको पता है कि करंट को मेजर करने के लिए आपको एमीटर की जरूरत है, और वो लग रहा था आपका सीरीज में। वैसे ही वोल्टमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और इन्हें हम लगाते हैं पैरेलल में, बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के पॉइंट में, इन दोनों के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो आपको इसके पैरेलल में इस वोल्ट मीटर को लगाना पड़ेगा। ओके, इस वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा, जो कि आपके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो ये रहा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, जो कि है 2 कूलम, across 2 point having a potential difference 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दे रखा है और चार्ज जो है वो 2 कूलम दे रखा है। 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मेजर करने के लिए
हमें जो वर्क करना पड़ा उसे हमें फाइंड करना है और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है उन दोनों पॉइंट के बीच में 12 वोल्ट है ना। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो था V इज इक्वल टू W बाई Q। तो आपसे क्या पूछ रखा है, वर्क डन को पूछ रखा है और Q और V जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, W इज इक्वल टू क्या करेंगे, V इंटू Q लिखेंगे। ओके, दे रखा है 12 वोल्ट और चार्ज दे रखा है 2 कूलम। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24 जूल, क्योंकि वर्क जो है आपका वर्क डन जिसकी यूनिट होती है जूल, तो ये हो जाएगा 24 जूल। तो अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि है इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कुछ डायग्राम। तो चलिए अब उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम। ओके, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसा कि अभी फिगर में दिखाएगा आगे, comprises a cell or a battery, a plug, key, electric component, connecting wire. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbol कन्वेंसली यूज। ठीक है, आपको सिंबल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिंबल समझे तभी आप आगे के क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए इसके सर्किट डायग्राम में क्या क्या दे रखा है। तो ये रहा आपके कंपोनेंट्स और ये रहे आपके सिंबल एन इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, अभी मैंने डिफाइन कर दिया था पहले। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक सेल और ये जो रहा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिन्हें हम बोलते हैं बैटरी। ओके, ये एक कॉम्बाइंड फॉर्म में लगे हुए हैं। ये रहा आपका प्लग की, ठीक है, जिन्हें हम बोल रहे हैं कि ये ओपन है ना, ओपन है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप जाकर फैन ऑफ कर दीजिए तो आप फैन ऑफ किए, बट फंक्शनली क्या हुआ कि वह स्विच जो होगा वो आपका ओपन हो जाएगा, यानी कि सर्किट जो है वो ब्रेक हो चुका है। ओके, अब ये रहा आपका प्लग की जो कि आपका यहाँ पे स्विच ऑफ है ना, स्विच क्लोज है, यानी कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है और आपकी तरह से फैन ऑन हो चुका है। ओके, ये रहा आपका वायर जॉइंट है ना। जब वायर जॉइंट होगा तो ये जॉइंट का सिंबल है, और जब वायर जो होगा विदाउट ज्वाइन करके एक क्रॉस कर रहा होगा वायर, ठीक है, तो उनका सिंबल ये होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल है। और रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस है, ये रहा आपका रेसिस्टेंस, इसका सिंबल दे रखा है। वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। उसका ये सिंबल है। एमीटर जो कि आपका क्या होता है, सीरीज में लगता है ना, ये सीरीज में लगता है। और ये जो रहा आपका वोल्ट मीटर, ये आपका क्या होता है, पैरेलल में लगता है। ठीक है, ये आपका पैरेलल में लगता है। तो गाइस यहाँ तक का लेक्चर अभी हम ओवर करते हैं। आगे हमारे जो अलग अलग पार्ट पे मैंने डिवाइड किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और गाइस अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना केयर कीजिए। बाय बाय।